एक विनाशकारी दुनिया में जहां अधिकांश मनुष्य ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, फ्रांसिस नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने पुराने खेत पर लौटता है। वहां उसकी पत्नी और दो बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। खेत में पहुंचने के बाद फ्रांसिस पूरे घर की जांच करने का फैसला करता है। वह अपने हाथ में एक उपकरण लेकर कमरों के चारों ओर घूमने लगता है। जैसे ही वह एक कमरे में प्रवेश करता है, उसे अपने पिता का शव मिलता है। उसके पिता ने अपनी बीमारी से संक्रमित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। फ्रांसिस उनके पास पड़ी बंदूक उठा लेता है। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसका दिल भारी हो जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वह अपनी मां को देखता है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और घर के चारों ओर घूम रही है। जैसे ही उसकी मां उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करती है, उसका शरीर गिरकर दो टुकड़ों में बंट जाता है। लेकिन इसके बावजूद वह अपने हाथों के सहारे आगे खिसककर फ्रांसिस तक पहुंचने की कोशिश करती है। मजबूर होकर फ्रांसिस को अपनी मां पर गोली चलानी पड़ती है। इसके बाद फ्रांसिस अपने माता पिता के लिए कब्र खोदता है और उनके शवों को दफनाता है। यह सब करते हुए उसका दिल टूट चुका होता है, लेकिन वह अपने परिवार के साथ खेत में ही रहने का फैसला करता है। उसे पता है कि यह जगह सभ्यता से दूर होने के कारण उनके लिए सबसे सुरक्षित है। खेत में एक कुआं है जिससे पीने के पानी की असीमित आपूर्ति होती है और वे अपना खाना खुद उगाने में सक्षम होंगे। कुछ समय बाद फ्रांसिस अपनी पत्नी आयरिश को बच्चों के साथ छोड़कर अपने बड़े बेटे जोश को गोदाम की जांच के लिए ले जाता है। वहां वह देखता है कि उसके पिता के पुराने सहायक मिस्टर ओडले, जो खेत के काम में मदद करते थे, फांसी पर लटके हुए हैं। यह दृश्य देखकर जोश डर जाता है, लेकिन फ्रांसिस उससे कहता है कि वह मिस्टर ओडले की जेब से चाबियों का गुच्छा लेकर आए। डरते हुए जोश धीरे धीरे शव के पास जाता है और चाबियां निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वह चाबियां खींचता है, शव अचानक उस पर गिर पड़ता है। डर के मारे जोश दौड़कर अपने पिता के पास आता है। फ्रांसिस इस घटना पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन अपने बेटे की कायरता से निराश जरूर होता है। जब फ्रांसिस घर लौटता है तो आयरिश उसे बताती है कि उसने घर के एक कमरे में बिजली का एक पुराना जनरेटर पाया है। हालांकि फ्रांसिस की तबीयत खराब होने लगती है। आयरिश उसे संभालती है और आराम करने के लिए कहती है। दूसरी ओर जोश गोदाम में मिले एक पुराने रेडियो को चालू करके यह जानने की कोशिश करता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिल पाता। इस बीच आयरिश अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित है। उनके पास भोजन का भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। समाचारों में बताया गया था कि जीवित बचे लोगों को उत्तर की ओर जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस इस सुझाव को नजरअंदाज करता है। उसे लगता है कि खेत ही उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, भले ही उसने देखा हो कि उसके माता पिता पर क्या बीता। जोश अपने पिता को बताता है कि उसकी प्रेमिका एलिस और उसका परिवार पहाड़ों की ओर चले गए हैं। वह एलिस की तलाश में खेत से बाहर जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन फ्रांसिस सख्ती से मना कर देता है। रात के खाने के बाद जोश चोरी छिपे एलिस को संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल का सिग्नल भी नहीं मिलता। आयरिश इस पर फ्रांसिस को डांटती है और याद दिलाती है कि उसने जोश के साथ बुरा व्यवहार न करने का वादा किया था। अगली सुबह फ्रांसिस एक बुरे सपने से जागता है। सपने में उसे याद आता है कि उसके पिता ने बचपन में उसे तहखाने में बंद कर दिया था। वह अपनी पत्नी आयरिश को गले लगाता है, लेकिन उसके भीतर नाराजगी छुपी होती है। फ्रांसिस को यह बात सालती है कि आयरिश का कई साल पहले किसी और के साथ संबंध था और जोश उसी रिश्ते की संतान है। इसीलिए फ्रांसिस जोश के साथ अलग तरह का व्यवहार करता है, जबकि अपने छोटे बेटे लुकास को ज्यादा प्यार देता है। उस सुबह आयरिश आखिरकार फ्रांसिस को समझाने में सफल हो जाती है कि उन्हें खेत छोड़कर पहाड़ों की ओर जाना चाहिए। जोश भी बताता है कि उसके चाचा डिएगो ने यही सलाह दी थी। यह सुनकर फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है, लेकिन परिवार अंततः यात्रा के लिए तैयार होता है। कुछ घंटों बाद वे एक पुल पर पहुंचते हैं जहां कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। शाम ढल रही थी और अंधेरा छाने लगा था। फ्रांसिस खेत लौटने का सुझाव देता है, लेकिन आयरिश वैन से बाहर निकलती है और रास्ता साफ करने के लिए तार काटने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी सैनिक अचानक सामने आ जाता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। फ्रांसिस तुरंत वैन से बाहर निकलता है और आयरिश को सावधान करता है। आयरिश उसके पास दौड़ती है और फ्रांसिस उसे झुकने का आदेश देकर ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देता है, लेकिन यह खतरे का अंत नहीं था। एक और ज़ॉम्बी सामने आता है जिसे फ्रांसिस मार गिराता है। गोलियों की आवाज आसपास के अन्य ज़ॉम्बी को आकर्षित करती है और वे वैन के चारों ओर इकट्ठा होकर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। बच्चों को खतरे में देखकर फ्रांसिस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए गोलियां चलाना शुरू करता है।
जॉम्बी उसका पीछा करते हैं जबकि आयरिश बच्चों को लेकर भाग निकलती है। जब फ्रांसिस की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो उसे एक मृत सैनिक के पास पड़ा ग्रेनेड मिल जाता है। वह कारों के ऊपर चढ़कर जॉम्बी से बचने की कोशिश करता है। अंत में वह ग्रेनेड फेंकता है जिससे पूरी भीड़ एक ही धमाके में खत्म हो जाती है। इसके बाद फ्रांसिस अपने परिवार से मिलता है और वे सभी सुरक्षित रूप से खेत लौट आते हैं। वहां पहुंचकर वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, जानते हुए कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 सप्ताह बाद फ्रांसिस पुल पर छोड़ी गई वैन को लेने लौटता है। वह देखता है कि वैन अभी भी चालू हालत में है, लेकिन वह इसे घर ले जाने के बजाय खेत पर ही सामान खींचने का फैसला करता है। जब वह वापस आता है तो एरिस से झूठ बोलता है कि वैन ने काम करना बंद कर दिया है ताकि वह उसे खेत छोड़ने के लिए दोबारा न कहे। फ्रांसिस इसके बाद जनरेटर ठीक करता है जिससे घर में फिर से बिजली आ जाती है। वह अपने परिवार को यह यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करता है कि खेत पर रहना ही उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। बिजली की वापसी से उत्साहित होकर वह अपने बच्चों के साथ नाचता और संगीत का आनंद लेता है। रात में फ्रांसिस अपनी शादी के दिन की रिकॉर्डिंग देखने के लिए टीवी चालू करता है, लेकिन आयरिश उसके साथ शामिल होने के बजाय अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह फ्रांसिस अपनी पत्नी से बात करता है और पिछले साल उनके परिवार को हुए नुकसान के लिए माफी मांगता है। वह अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता है और खुशहाल परिवार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आयरिश उसके प्रयासों को देखकर सहमत हो जाती है कि वे अपने रिश्ते को सुधारने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रेकफास्ट के दौरान पूरा परिवार रसोई में इकट्ठा होता है। फ्रांसिस अंडे लाने के लिए चिकन कॉप के पास जाता है, लेकिन वहां एक जंगली कुत्ते का सामना करता है। जब वह उसे भगाने की कोशिश करता है तो कुत्ता उसे काट लेता है और फिर एक चिकन लेकर भाग जाता है। आयरिश, जो एक नर्स है, उसके हाथ पर पट्टी बांधती है और उसे अस्पताल जाकर रेबीज का टीका लगवाने की सलाह देती है, लेकिन फ्रांसिस इसे नजरअंदाज कर देता है। तभी जोश की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह रेडियो पर सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने किसी को एक कैंप साइट का जिक्र करते हुए सुना। जोश अपने पिता से उन लोगों को खोजने की गुजारिश करता है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बातों को अनसुना कर देता है। उसे विश्वास है कि खेत पर रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। जोश की जिद से नाराज होकर फ्रांसिस उसे गन्ने के खेत में ले जाता है और उसे आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल से निशाना लगाना सिखाने का फैसला करता है। जब वह निशाने का अभ्यास कर रहा होता है तो बार बार चूकता है। इससे फ्रांसिस नाराज होकर चिल्लाने लगता है। डर के मारे जोश रोने लगता है और अंततः कई प्रयासों के बाद लक्ष्य को भेदता है। गोलियों की आवाज सुनकर आयरिश चिंतित हो जाती है और खेत की ओर जाती है। वह फ्रांसिस को जोश पर चिल्लाते हुए देखती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच गोलियों की आवाज ने पास के जॉम्बी झुंड का ध्यान खींच लिया। जॉम्बी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। फ्रांसिस तुरंत अपने परिवार को घर लौटने का आदेश देता है। वे दरवाजों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉम्बी उनके पीछे पीछे घर में घुसने की कोशिश करते हैं। परिवार बालकनी पर छिप जाता है और आगे की योजना बनाने की कोशिश करता है, यह जानते हुए कि उनकी सुरक्षा अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। अंधेरा घिरते ही फ्रांसिस बालकनी पर जाकर बाहर का मंजर देखने का फैसला करता है। वह देखता है कि जॉम्बी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी संख्या और ताकत देखकर वह घबरा जाता है। तभी अचानक एक वाहन की आवाज सुनाई देती है। चालक जॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए लगातार हॉर्न बजाता है। जॉम्बी घर में घुसने की कोशिश छोड़कर उस वाहन का पीछा करने लगते हैं, जो तेजी से वहां से भाग जाता है। अगली सुबह फ्रांसिस बाहर जाकर रात को हुए नुकसान का जायजा लेता है। वह देखता है कि चिकन कॉप पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और खेत से कुछ ही दूर एक नाले के पास एक कार खड़ी है। पास जाकर वह देखता है कि कार में उसका भाई डिएगो आराम कर रहा है। फ्रांसिस को एहसास होता है कि पिछली रात उनका परिवार बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिएगो था। फ्रांसिस डिएगो से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। डिएगो बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा जॉम्बी हमले में मारे गए हैं और वह अपने माता पिता की खबर लेने फार्म पर आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि उनके माता पिता भी संक्रमित हो चुके थे। यह सुनकर फ्रांसिस का गुस्सा नहीं थमता, क्योंकि वह अभी भी अतीत में डिएगो और उसकी पत्नी के बीच हुई घटनाओं से नाराज है। डिएगो माफी मांगते हुए फ्रांसिस के साथ शांति बनाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसने एक कैंप साइट के बारे में सुना है जिसे डेल्टा शिविर कहा जाता है, जहां बचे हुए लोग शरण ले रहे हैं। डिएगो फ्रांसिस से आग्रह करता है कि वह अपने परिवार को लेकर वहां जाए, लेकिन फ्रांसिस उसकी मदद ठुकरा देता है और उसे वहां से जाने का आदेश देता है। डिएगो जाने से पहले फ्रांसिस को एक नक्शा देता है और कहता है कि अगर कभी उसकी राय बदल जाए तो वह इसका इस्तेमाल कैंप पहुंचने के लिए कर सकता है।
फ्रांसिस नक्शा ले लेता है, लेकिन झूठ बोलता है कि उसने डिएगो को जॉम्बी के हाथों मरते हुए देखा। फ्रांसिस घर लौटकर खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से मजबूत करने का काम शुरू कर देता है, ताकि भविष्य में किसी भी हमले से बचा जा सके। इस बीच लुकास मच्छरों को भगाने की कोशिश में घर के चारों ओर घूम रहा होता है। खिड़की के पास पहुंचकर वह एक जॉम्बी को देख लेता है और डर के मारे चिल्ला उठता है। उसकी मां आयरिश उसे दिलासा देती है और समझाती है कि जॉम्बी कमजोर होते जा रहे हैं। अगर उन्हें समय पर मानव मांस नहीं मिलता तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आयरिश का मानना है कि अगर वे गन्ने के खेत से होकर निकलें तो सुरक्षित बच सकते हैं। लेकिन फ्रांसिस जॉम्बी को पकड़ लेता है, जिसे लुकास ने खिड़की से देखा था, और चाकू से उसका सिर काट देता है। वह सिर उठाकर घर लाता है और अपनी पत्नी से झूठ कहता है कि जॉम्बी ने उस पर हमला किया था। सिर को देखकर जोश और लुकास डर जाते हैं और तुरंत घर के अंदर भाग जाते हैं। आयरिश फ्रांसिस को टोकती है कि वह बच्चों को इतना डरा क्यों रहा है। इस पर उसे एहसास होता है कि फ्रांसिस बच्चों को डराकर खेत छोड़ने के किसी भी विचार को खत्म करना चाहता है। फ्रांसिस अपने परिवार को नियंत्रण में रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, भले ही इसके लिए उसे झूठ और डर का सहारा क्यों न लेना पड़े। अगले हफ्ते साल का अंत आते ही फ्रांसिस अपने परिवार के लिए एक खास सरप्राइज तैयार करता है। वह घर को क्रिसमस की सजावट से सजा देता है और एक क्रिसमस ट्री भी लगाता है। बच्चे यह देखकर बेहद उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन आयरिश शांत रहती है। वह जानती है कि फ्रांसिस के इरादे केवल परिवार को खुश करना नहीं, बल्कि उन्हें फार्म पर ही बनाए रखने के लिए हैं। डिनर के दौरान फ्रांसिस बच्चों से पूछता है कि वे सेंटा क्लॉज से क्या उपहार चाहते हैं। लुकास जवाब देता है कि उसे एक साइकिल चाहिए, लेकिन जोश का जवाब सभी को चौंका देता है। वह कहता है कि वह नक्शा चाहता है जो उसके पिता ने छिपा रखा है। यह सुनकर आयरिश हैरान हो जाती है और फ्रांसिस से पूछती है कि जोश क्या कह रहा है। जोश बताता है कि उसने अपने पिता के कमरे में नक्शा देखा था, लेकिन फ्रांसिस इसे झूठ बताता है और बात पलटने की कोशिश करता है। वह आयरिश से कहता है कि वह अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है और एक और बच्चा पैदा करने का यह सही समय है, क्योंकि वे अब घर में सुरक्षित हैं। आयरिश गुस्से से जवाब देती है कि वह इस दुनिया में जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती। वह अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताती है, फार्म छोड़ना। वह कहती है कि घर की आपूर्ति खत्म हो रही है और अब उसे बाहर जाकर अधिक सामान लाना होगा, क्योंकि वह इस तरह की जिंदगी और नहीं जी सकती। यह सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आता है और वह आयरिश को ब्लैकमेल करने की नई रणनीति अपनाता है। वह अपने बच्चों से कहता है कि जॉम्बी के आने से पहले आयरिश घर छोड़ने और अपने परिवार को पीछे छोड़ने की योजना बना रही थी। यह सुनकर जोश और लुकास अपनी मां से निराश हो जाते हैं। आयरिश आंसू भरी आंखों से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। वह बताती है कि वह सच में घर छोड़ने की सोच रही थी, लेकिन बच्चों को बिना अलविदा कहे नहीं जाती। जोश को अपनी मां की बात सुनकर थोड़ा पछतावा होता है, लेकिन आयरिश कहती है कि बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया। वह सच्चाई बताती है कि वह फ्रांसिस के साथ अपनी शादी में नाखुश है और अब उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। उसका सपना था कि वह खुद का नया जीवन शुरू करे, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके। इसलिए उसने तय किया था कि जब तक वह खुद के लिए कुछ न बना ले, बच्चों को फ्रांसिस के साथ छोड़ देगी। आयरिश फ्रांसिस से नक्शा देने की विनती करती है, लेकिन वह जिद में आकर नक्शा जला देता है। जब आयरिश उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह उसे धक्का देता है। नक्शा जलकर राख हो जाता है। यह देखकर आयरिश का गुस्सा फूट पड़ता है और वह फ्रांसिस को थप्पड़ मार देती है। फ्रांसिस का यह कदम न केवल उसके और आयरिश के रिश्ते को खत्म कर देता है, बल्कि बच्चों और उनकी मां के बीच भी दूरी पैदा कर देता है। आयरिश अब नुकसान की भरपाई के लिए अपने बच्चों के करीब जाने का प्रयास करती है। वह उनके साथ समय बिताने लगती है, उन्हें कहानियां सुनाती है और उनकी हर छोटी खुशी में शामिल होती है। वह हर पल को उनके साथ जीने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसके लिए उनका भरोसा और प्यार जीतना सबसे अहम है। गन्ने के खेत में अकेले काम करते हुए फ्रांसिस अपने परिवार को फिर से एकजुट करने की योजना बना रहा था। अचानक वह गोली चलने की आवाज सुनता है। घबराते हुए वह एक लकड़ी का तख्ता और जंजीर लेकर घर लौटता है। सबसे पहले वह घर का दरवाजा बंद कर देता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जॉम्बी अंदर ना आ सके। हालांकि ऐसा करते हुए वह अनजाने में अपने परिवार को भी बाहर की दुनिया से अलग कर देता है। जब जोश देखता है कि उसका पिता घर को पूरी तरह बंद कर रहा है, तो वह इसका विरोध करता है। वह फ्रांसिस से कहता है कि उन्हें भागने का मौका देना चाहिए। फ्रांसिस, जो अपने परिवार के अलग होने की आशंका से पहले ही बेचैन था, यह मानने लगता है कि उसके परिवार वाले उसकी पीठ पीछे कुछ साजिश रच रहे हैं। उसका गुस्सा बढ़ता है और वह जोश पर चिल्लाने लगता है। जोश, जो अपने पिता के व्यवहार से परेशान था,
उससे कहता है कि वह परिवार को कैद करके वही कर रहा है जो फ्रांसिस अपने बचपन में अपने पिता से नफरत के कारण याद करता है। यह तुलना सुनकर फ्रांसिस का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वह जोश पर हमला कर देता है। आयरिश यह देखकर तुरंत हस्तक्षेप करती है और अपने बेटे को बचाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आवाज सुनाई देती है किसी सैनिक की, जो खुद को सुरक्षित बताता है और भोजन और पानी की भीख मांगता है। फ्रांसिस सैनिक पर भरोसा करने से इनकार करता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है। जोश सैनिक की मदद करना चाहता है। आयरिश भी अपने पति के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने का समर्थन करती है। सैनिक अंदर आता है और आयरिश उसके घाव की देखभाल करती है। बातचीत के दौरान सैनिक बताता है कि वह कैंप डेल्टा से है। उसकी इकाई आपूर्ति जुटाने के लिए शहर गई थी, लेकिन ज़ॉम्बी के हमले में मारी गई। वह इकाई का इकलौता जीवित सदस्य है। सैनिक आगे बताता है कि कैंप डेल्टा अब सुरक्षित है क्योंकि ज़ॉम्बी धीरे धीरे मर रहे हैं। वे अपना भोजन नहीं पा सकते और केवल शहरी इलाकों में शोर और उत्तेजना के कारण जमा हो रहे हैं। यह सुनकर आयरिश को डिएगो की याद आती है। जब वह सैनिक से पूछती है कि वह खेतों तक कैसे पहुंचा, तो वह बताता है कि एक आदमी ने उसे सही रास्ता दिखाया था, लेकिन उस पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। आयरिश को एहसास होता है कि फ्रांसिस ने डिएगो की मौत के बारे में झूठ बोला था। फ्रांसिस सैनिक को तहखाने में बंद कर देता है, यह कहते हुए कि वह परिवार के लिए खतरा हो सकता है। रात के समय जोश अपनी मां को अलविदा कहने के लिए जगाता है। वह डिएगो को खोजने और मदद लाने का फैसला करता है। हालांकि वह जानता है कि डिएगो जिंदा हो भी सकता है या नहीं, लेकिन वह अब अपने पिता के साथ और नहीं रह सकता। जाने से पहले जोश आयरिश को बताता है कि उसने सच जान लिया है, फ्रांसिस उसका असली पिता नहीं है। अगली सुबह जब फ्रांसिस किचन में आता है तो उसे आयरिश, लुकास और सैनिक को एक साथ नाश्ता करते हुए देखता है। वह जोश के बारे में पूछता है और जानता है कि वह भाग चुका है। गुस्से में फ्रांसिस आपा खो देता है और सैनिक को बिना किसी कारण के सिर पर हथौड़ा मारकर मार डालता है। आयरिश भयभीत हो जाती है और लुकास की रक्षा के लिए आगे आती है। फ्रांसिस अपने गुस्से में अपनी पत्नी और बेटे को तहखाने में बंद कर देता है। जब आयरिश होश में आती है तो खुद को और लुकास को एक अंधेरे तहखाने में कैद पाती है। फ्रांसिस ने सभी खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद कर दी थीं, जिससे वहां सूरज की रोशनी भी नहीं आ सकती थी। आयरिश को एहसास होता है कि फ्रांसिस अब अपने पिता जैसा ही बन चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार को नियंत्रित करने के लिए कैद का सहारा लिया। फ्रांसिस सुबह सैनिक के शरीर के पास बैठकर नाश्ता कर रहा था। बाहर खिड़की से उसने जंगली कुत्ते को देखा, जिसने कुछ महीने पहले उस पर हमला किया था। अपने भीतर की कुंठा को शांत करने के लिए उसने कुत्ते को मार डाला और उसका मांस पकाकर अपनी पत्नी और बेटे को खाने के लिए दिया। लेकिन भूखे होने के बावजूद आयरिश और लुकास ने इसे खाने से इनकार कर दिया। यह देखकर क्रोधित फ्रांसिस ने मांस की ट्रे फर्श पर फेंक दी। आयरिश ने इसी क्षण का फायदा उठाया। उसने चुपके से चाकू छिपा लिया जो फ्रांसिस मांस काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि वह कभी उसे नहीं छोड़ेगी। फ्रांसिस उसकी बातों पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसकी पत्नी सच नहीं बोल रही है। वह चाकू उठाकर तहखाने से बाहर चला गया। जैसे ही फ्रांसिस ने दरवाजा बंद किया, आयरिश ने खिड़की की लकड़ी की पट्टियों को हटाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कोशिश के दौरान वह नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ मिनट बाद लुकास ने उसे होश में लाया। दोनों ने भागने की योजना बनाई। हालांकि जब लुकास घबराहट में जोर से चिल्लाने लगा तो फ्रांसिस तुरंत तहखाने की ओर भागा। फ्रांसिस जैसे ही लुकास से बात करने के लिए झुका, आयरिश ने पीछे से उस पर धातु की वस्तु से हमला कर दिया। चोटिल फ्रांसिस नीचे गिर गया। आयरिश ने अपने बेटे के साथ तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की और फ्रांसिस को अंदर बंद कर दिया। फ्रांसिस गुस्से में गोली चलाने लगा, लेकिन आयरिश और लुकास को चोट नहीं पहुंचा पाया। आयरिश ने जल्दी से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया और एक माचे उठा लिया। उसने लुकास से वादा किया कि वे जोश को ढूंढ लेंगे। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगी, सामने डिएगो खड़ा था, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। भयभीत आयरिश अपने बेटे के साथ वापस घर में दौड़ गई, लेकिन डिएगो ने दरवाजा खोल लिया और अंदर घुस गया। डिएगो ने सीढ़ियों पर आयरिश का पैर पकड़ लिया। आयरिश ने अपने बचाव के लिए आपूर्ति का बैग उसके चेहरे पर फेंक दिया। लुकास ने टॉर्च से डिएगो पर हमला किया, जिससे वह आयरिश को छोड़कर लुकास की ओर बढ़ गया। आयरिश ने स्थिति का फायदा उठाते हुए कुर्सी को ढाल बनाया। इसी बीच फ्रांसिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अपने भाई पर हमला कर दिया। वह पिस्तौल से डिएगो के सिर पर लगातार वार करता रहा, जब तक कि उसने उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया। डिएगो को खत्म करने के बाद फ्रांसिस आयरिश पर गुस्सा करने लगा। तभी लुकास ने अपने हाथ पर काटने का निशान दिखाया। आयरिश के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था।
उसने तय किया कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लुकास का हाथ काटना होगा। आयरिश ने बेटे को बेहोशी की दवा दी और उसका हाथ काट दिया। लुकास की चीखों के बीच उसने घाव को साफ किया और पट्टी बांध दी। इसके बाद उसने फ्रांसिस से मदद मांगी ताकि वे लुकास को अस्पताल ले जाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकें। फ्रांसिस वैन लाने के लिए भागा। पुल के पास उसे जोश मिला। फ्रांसिस खून से लथपथ था, जिसे देखकर जोश डर गया और उस पर बंदूक तान दी। उसने फ्रांसिस को पास आने से रोका, लेकिन फ्रांसिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। घबराकर जोश ने गोली चला दी, जिससे फ्रांसिस घायल होकर गिर पड़ा। जोश को अपने की पर पछतावा हुआ। उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश की और कहा कि वह उन्हें खोने के बाद अकेला नहीं जी सकता, लेकिन फ्रांसिस ने उसे जाने के लिए कहा। जोश वैन लेकर खेत की ओर वापस चला गया, अपनी मां और भाई से मिलने का दृढ़ निश्चय करते हुए। कहानी यहीं समाप्त होती है, जोश, आयरिश और लुकास की अनिश्चित यात्रा की उम्मीदों के साथ। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कहानी पसंद आए तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। धन्यवाद।